नमस्कार। आज हम एक गहरी नजर डाल रहे हैं फिल्म माँ, एक योद्धा माँ की कहानी पर। जी। हमारे पास इस फिल्म से जुड़े कुछ मिले जुले रिव्यूज हैं और कुछ लेख भी हैं, तो इनके आधार पर ही हम आज बात करेंगे। हाँ, और ये फिल्म मतलब ये कोशिश करती है पौराणिक कथाओं और आज की कहानी को मिलाने की। हाँ, जिसमें काजोल एक प्रोटेक्टिव माँ, एक योद्धा माँ बनी है। बिल्कुल। कहानी है अंबिका यानी काजोल और उनकी बेटी श्वेता की। अंबिका कोशिश कर रही हैं अपनी बेटी को किसी बुरी ताकत से बचाने की। और ये कहानी उन्हें ले जाती है बंगाल के एक अलग थलग से गांव चंद्रपुर, जहां उनकी पुश्तैनी हवेली है। तो आज हम इसी कहानी, इसके थीम्स और जो भी प्रतिक्रियाएं इसे मिली हैं, उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी का जो सेटअप है वो शुरू होता है एक राज से। अच्छा। अंबिका और उनके पति शुभांकर, उन्होंने अपनी बेटी श्वेता से अपने परिवार का जो अतीत है वो छिपा रखा है। कुछ मुश्किल बातें हैं शायद। लेकिन फिर 12 साल की श्वेता वो जिद करती है कि उन्हें चंद्रपुर जाना है, अपनी पुरानी हवेली। हाँ, वही पुश्तैनी हवेली, और वो मान जाते हैं। रिव्यूज बताते हैं कि ये हवेली काफी रहस्यमयी सी लगती है। और वहाँ उनकी मुलाकात होती है जयदेव से। हवेली के केयरटेकर हैं, रोनित रॉय ने ये रोल किया है। जी, पर वहां पहुंचते ही ना माहौल में कुछ गड़बड़ लगने लगती है और शुभ संकेत मिलते हैं। जैसे एक पुराना नौकर है परिवार का, जो पहले बहुत बातूनी था पर अब एकदम खामोश रहता है। ये बात थोड़ी खटकती है। अच्छा, ये रहस्य को और गहरा करता है। बिल्कुल। और फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है। पता चलता है कि पीढ़ियों पहले कुछ बहुत भयानक हुआ था। वो नवजात बच्चियों की बलि वाली बात। हाँ, वही वो सामने आता है और ये वाकई में बहुत डिस्टर्बिंग पहलू है कहानी का। और ये जो पुरानी बातें हैं, राक्षस रक्त बीज की कहानियां, इनका आज के समय से भी कोई कनेक्शन है? गांव में लड़कियां गायब हो रही हैं। जी, कहानी इसी तरफ इशारा करती है कि वो पुरानी काली कथाएं और आज रहस्यमय ढंग से गायब होती लड़कियां, इनमें कोई संबंध है। और ये सब तब तेज हो जाता है जब अंबिका इतने सालों बाद गांव लौटती है। हाँ, जैसे उसकी वापसी ने उन बुरी ताकतों को फिर से जगा दिया हो। फिल्म की विजुअल्स और माहौल पर भी बात करते हैं। प्रोडक्शन डिजाइन कैसा बताया गया है? रिव्यूज में जिक्र है कि प्रोडक्शन डिजाइन काफी रिच है। गहरे रंग इस्तेमाल हुए हैं। हवेली के पीछे वो डरावना जंगल और जो पीड़ित महिलाएं हैं उनके भूतिया से भाव, गांव में एक डर फैला हुआ है, ये सब दिखाने की कोशिश की गई है। और वो काली पूजा वाला सीन, लाल सफेद साड़ियों में नाचते हुए लोग। हाँ, वो दृश्य समीक्षकों का कहना है कि वो देखा पहचाना सा लगता है, पर उसमें एक सिहरन पैदा करने की कोशिश है, कुछ अलग तरह का डर। तो मतलब फिल्म का इरादा काफी साफ लगता है। ये पितृसत्ता पर एक तरह से चोट करना चाहती है। बिल्कुल, ये एक सोचा समझा प्रयास लगता है। और कई लेखों में ये भी कहा गया है कि काजोल ने पूरी फिल्म को अपने कंधों पर उठाया है। उनका परफॉर्मेंस दमदार है। एक और चीज जो कई रिव्यूज में हाईलाइट हुई है, वो माँ बेटी के बीच एक बातचीत है। हाँ, वो मासिक धर्म वाले विषय पर। हाँ, एक वर्जित समझे जाने वाले विषय पर इतनी खुली बातचीत, ये वाकई एक यादगार और जरूरी मोमेंट बताया गया है। सही कहा। और फिर अंबिका का वो माँ काली जैसा अवतार लेना, माँ गुस्से में, वो नारी शक्ति का प्रतीक है। अच्छाई बनाम बुराई। हाँ, उसे इसी तरह पेश किया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रतीकवाद कहानी के साथ ठीक से जुड़ पाया? अच्छा, तो यहाँ कुछ आलोचनाएं भी हैं। जी, कई समीक्षकों को लगता है कि फिल्म की जो लिखाई है वो उतनी प्रभावशाली नहीं है। मतलब कहानी थोड़ी बिखरी हुई सी लगती है। पहला हाफ कहीं भटकता है, दूसरा हाफ थोड़ा उलझा हुआ सा महसूस होता है। कसाव की कमी है शायद। और सीजीआई के बारे में क्या कहा गया है? सीजीआई को लेकर भी कुछ खास नई बात नहीं कही गई। मतलब ठीक ठाक है, पर कुछ अभूतपूर्व नहीं। तो जो टकराव होना चाहिए था राक्षस के श्राप और अंबिका के अपने अंदर के बदलाव के बीच, वो उतना तीखा नहीं बन पाया। हाँ, कह सकते हैं। उसे और ज्यादा मजबूत और ज्यादा सम्मोहक तरीके से कहने की जरूरत थी, ऐसा लगता है। कहानी में वो धार मिसिंग थी। मतलब इरादा अच्छा था, विषय भी गंभीर उठाने की कोशिश थी, पर शायद कहानी कहने का तरीका उतना कामयाब नहीं रहा। समीक्षाओं से तो कमोबेश यही तस्वीर सामने आती है। तो अगर हम सार निकालें तो माँ एक ऐसी फिल्म है जो पौराणिक कथाओं, माँ के अपने बच्चे के लिए जो सुरक्षा भाव होता है और पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई जैसे मुद्दों को जोड़ने की कोशिश करती है। दिखने में भव्य, इसमें कोई दो राय नहीं, पर कहानी कहने के स्तर पर कुछ कमजोर रह गई। ये भी दिखाता है कि जो प्राचीन मिथक है उन्हें आज की कहानी और सामाजिक मुद्दों के साथ मिलाना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। खासकर तब जब आपके पास बहुत मजबूत लिखाई ना हो जो इतने बड़े विचारों को ठीक से संभाल सके। बिल्कुल। और इसी नोट पर हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं जी, कि जब कहानी का निष्पादन मतलब एग्जीक्यूशन कमजोर हो, तो क्या सिर्फ पौराणिक कथाओं का सहारा लेकर पितृसत्ता जैसे आज के सामाजिक मुद्दों पर असरदार ढंग से बात की जा सकती है? क्या प्रतीकात्मवाद एक मजबूत कहानी के बिना अपनी ताकत खो देता है? ये सोचने वाली बात।